हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू आवर चैनल आयुर्वेदिक फ्यूचर। तो कल अपन ने स्टार्ट किया था क्रिया शरीर का फर्स्ट चैप्टर। तो अपन ने उसमें पढ़ लिया था कि जो शरीर को धारण करते हैं वो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, दोष, धातु और मल। उसके बारे में अपन ने देख लिया था कि वो कहाँ कहाँ रहते हैं, वो क्या क्या करते हैं, प्राकृत अवस्था में क्या करते हैं, विकृत अवस्था में क्या करते हैं। आज अपन उसके आगे का कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो अपन ने पढ़ लिया था, अब अपन पढ़ेंगे उसके आगे का कि जो वात पित्त और कफ होते हैं ये क्या करते हैं, शरीर की उत्पत्ति में कारण होते हैं। ये अपन ने कल भी देखा था। इन्हें एकोपित तथा नीचे मध्यम और ऊपर यथा क्रम में रहने वाले वात पित्त और कफ ये शरीर को धारण करते हैं। वही चीज़ें इसमें दी गई हैं। जैसे कि अपन ने देखा था कि जो अब ये एमसीक्यू यहाँ पे बन सकते हैं क्या, कि जो अपना एक शरीर है, जैसे कि कोई भी मकान होता है तो वो किसके सहारे खड़ा रहता है, 3 खंभों के सहारे खड़ा रहता है। वैसे ही जो अपना शरीर है वो भी 3 खंभों के सहारे खड़ा है। कौन कौन से, वात, पित्त और कफ। और इन्हीं को यहाँ पे क्या बोला गया है, इसने यहाँ पे इनको बोला है त्रिस्थूण। तो आपसे ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि त्रिस्थूण किसको बोला गया है, वात, पित्त, कफ। और एक ऑप्शन आपको और दे देगा या फिर इनमें से कोई और ऑप्शन दे देगा और इसमें से एक चीज़ दे देगा। तो आपको ये एमसीक्यू यहाँ पे बन सकता है। आपको ध्यान रखना है त्रिस्थूण किसको बोला है, वात, पित्त, कफ को, ठीक है, क्योंकि अपने शरीर को धारण करके रखते हैं, ठीक है। इसको अपन त्रिस्तंभ भी मान सकते हैं। तो त्रिस्तंभ और त्रिस्थूल एक ही चीज़ होती है, आपको ध्यान रखनी है। त्रिस्तंभ और त्रिस्थूल, ठीक है, ये क्या होते हैं, वात, पित्त, कफ। ये एमसीक्यू है जो आपको यहाँ से याद करना है, ठीक है। फिर वही चीज़ें इसमें दे रखी हैं कि शरीर को धारण करना है। अपन सिर्फ यहाँ पे मेन मेन चीज़ें पढ़ेंगे, अपन को फालतू में इस चैप्टर को घसीटना नहीं है, ठीक है। क्योंकि ऐसे तो पूरी बुक है जो अपने कुछ काम की नहीं है, इसमें बहुत सी चीज़ें। तो अपन को यहाँ पे सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेन मेन चीज़ें अपन को ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब अपन ने देखा था दोषों के बारे में, अपन ने देख लिया। नेक्स्ट चीज़ अपनी क्या थी, धातु। धातु कितनी होती है, अपनी 7 धातुएं होती हैं। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये 7 धातुएं होती हैं, ठीक है। अगर ये दोष उपधातु तथा मलों की उपेक्षा शरीर को धारण और पोषण करते हैं। ये धातु, उपधातु, दोष, मल, ये सब क्या होते हैं, शरीर को धारण करते हैं और शरीर का क्या करते हैं, पोषण करते हैं, ठीक है। साम्य अवस्था में दोष व मल शरीर को धारण करते हैं तो ये धातु कहलाते हैं। और ये जब विकृत अवस्था में होते हैं तो अपन ने पहले देख लिया था, ये किसके, अपन को रोगों की अवस्था को बताते हैं, ठीक है। और ये जो श्लोक है अब यहाँ पे याद कर लोगे तो बहुत अच्छा है, वरना जो क्रिया शारीर का जो सेकंड पार्ट है उसमें अलग अलग धातु आएंगी, रस, रक्त, माद में, अति, मतलब शुक्र, ये सारी धातु आएंगी। तो उसमें ये जो कॉमन श्लोक है कि आपको याद करना ही पड़ेगा। तो आप इसको यहाँ भी याद कर सकते हो, वरना वहाँ तो आपको ये करना ही करना पड़ेगा। तो इसमें वही चीज़ें दी गई कि उत्तरोत्तर धातुएं कैसे बन रही हैं, रस, आद्र, रक्तम, रक्त के बाद क्या बन रहा है, मांस, मांस से क्या बन रहा है, मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, और फिर क्या बन रहा है, शुक्र बन रहा है, ठीक है। यही बताया गया है। फिर अपन देखते हैं आहार का पाचन होकर जो अपना आहार होता है, जो अपन ने मुख से ग्रहण किया, फिर जो वो आहार होता है वो 2 चीज़ों में डिवाइड होता है, ठीक है। 2 चीज़ें कौन सी, सार भाग, ये अपन सेकंड पार्ट में बहुत अच्छे से देखेंगे। बट यहाँ पे अपन ने जैसे कि बताया था, ये चैप्टर एक क्या है, बेस चैप्टर है हर चीज़ का। तो इसमें बेसिक बेसिक चीज़ें दी गई है। नॉर्मली हर चैप्टर का थोड़ा थोड़ा दिया गया है ताकि आपका आयुर्वेद का कम से कम बेस तो बने, कि आपको समझ में आए कि वात, पित्त, कफ, रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा और ये जो मूत्र, पुरुष, शुक्र है, ये सब है क्या चीज़ें, ये क्या हो रहा है। आगे आपको चल के इनके बारे में डिटेल में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल समझ लो कि जो आहार है, जो अपन आहार ग्रहण कर रहे हैं, वो 2 चीज़ों में आगे जाके डिवाइड हुआ, कौन सा, सार भाग और किट भाग। जो सार भाग होता है मतलब आहार रस, वो तो क्या करेगा, अपनी धातुओं का पोषण करेगा, जो अपनी धातुएं हैं उनको बनाएगा। और जो किट भाग होता है वो क्या होता है, मल भाग होता है, ठीक है, जो अपने शरीर से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। मूत्र, पुरुष, शुक्र, मूत्र, पुरुष और श्वेत, इन सब के रूप में क्या आ जाएगा, बाहर निकल जाएगा अपनी बॉडी से। और जो जो अपना आहार रस है वो अपनी धातुओं का क्या कर देगा, पोषण करेगा, ठीक है। तो वो यहाँ पे दिया हुआ है कि जो सार भाग रस बनता है और एक मल भाग बनता है। जो रस व्यान वायु से प्रेरित होकर सभी धातुओं को पोषण दे रखता है। मतलब जो आहार रस है वो सभी धातुओं का क्या कर रहा है, पोषण कर रहा है। यही चीज़ इसमें दी गई है, ठीक है। फिर अपन आगे देखते हैं कि ये श्लोक वहाँ पे दिया है, आप कोई सा भी याद सकते, वो ये चरक के अनुसार है, वो किसी और आचार्य के अनुसार है। आपको सिर्फ एक श्लोक याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। आप कोई सा भी याद कर सकते हो। ये वाग्भट के अनुसार है जो आपको अष्टांग हृदय में देखने को मिल जाएगा,
ठीक है, तो आप कोई सा भी एक श्लोक इसमें से याद कर सकते हो किसी भी आचार्य के अनुसार जिसका आपको याद हो। फिर अपन नेक्स्ट क्या देखते हैं कि ये जो धातुएं हैं ये वहाँ पे आपको सेकंड जो चैप्टर है, सेकंड पार्ट है अपना, जो एक क्रिया शरीर का सेकंड पार्ट है, उसमें आपको ये अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी कि रस धातु, रक्त धातु, मांस धातु, मेद धातु, इनकी जो उप धातुएं हैं वो कौन कौन सी हैं, तो वहाँ आपको ये याद करनी है। तो यहाँ भी आप इनको याद कर सकते हो कि जैसे कि रस है, इसकी उप धातु वो कौन सी है, स्तन्य और आर्तव। ठीक है, जो रक्त धातु है उसकी उप धातु कौन सी है, कंडरा और सीरा। ठीक है, और मांस, मांस धातु की कौन है, वसा और क्षय त्वचा। वसा मतलब जो अपना फैट होता है, ठीक है, और क्षय त्वचा जो अपन आगे जाके पढ़ेंगे कि त्वचा के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन सी त्वचा होती है। ठीक है, और मेद, मेद धातु की उपधातु कौन सी होती है, स्नायु होती है। तो ये भी एमसीक्यू में पूछा जाता है, आपसे एमसीक्यू देके पूछ लेंगे कि मेद धातु की उपधातु कौन सी है, उसमें ऑप्शन दे देगा जैसे स्तन्य, कंडरा, स्नायु, वसा। ठीक है, तो आपको उसमें से क्या करना है, स्नायु टिक करना है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन सी धातु की उपधातु कौन सी है, ये एमसीक्यू में पूछा जाता है। रस की स्तन्य और आर्तव, रक्त की कंडरा सीरा, मांस की वसा और क्षय त्वचा, और मेद की स्नायु। ठीक है, इन जो धातु हैं इनके मुख्य कर्म क्या होते हैं, प्रीणन, जीवनम, लेप, स्नेह, धारण, पूरण, गर्भ स्थापन। जो रस धातु है उसका क्या हो जाएगा, प्रीणन, रक्त का क्या हो जाएगा, जीवन। ये आपको जो सेकंड पार्ट है उसमें बहुत अच्छे से ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे सिर्फ आप एक नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रख लो कि कौन सी धातु की तो कौन सी उपधातु है और कौन से उनके मुख्य कार्य हैं, जो यहाँ पे आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। ठीक है, लेपन, स्नेह, अब ये जो रस, रक्त, मांस, मेद का स्नेह, धारण, अस्थि, पूरण, मज्जा, और गर्भ स्थापन किसका है, शुक्र धातु का। ये जो 7 धातु हैं, इन सातों धातुओं के क्या है, ये मुख्य कर्म है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रख लेना है। फिर अपन देखते हैं आगे, जो अपन ने पढ़े थे क्या, जो अपने मलों के बारे में अपन ने पढ़ा था। ठीक है, तो अपने मल क्या थे, जो अन्न होता है उसके क्या होते हैं, अपन ने आहार भाग और कीट भाग 2 भाग देखे थे। तो उसमें आहार भाग तो क्या था, अपनी धातुओं का पोषण कर रहा था, और जो कीट भाग था, मूत्र मल भाग, वो क्या था, अपने शरीर से बाहर निकल रहा था। जो अन्न का मल, पुरुष व मूत्र है, जो मल भाग है वो अपन ने देख लिया कौन कौन सा होता है, मूत्र, पुरुष और स्वेद। ये क्या होते हैं, अपने मल भाग होते हैं। ठीक है, तो ये शरीर से बाहर निकल जाते हैं। और जो अपनी धातु रहती हैं इनके भी अलग अलग मल होते हैं। तो रस का मल क्या हो गया, कफ, रक्त का पित्त, मांस का कान, नाक आदि छिद्रों का मल, मेद का क्या हो गया, स्वेद, जैसे अपन ऐसे याद रखते हैं, मेद, स्वेद। अस्थि का क्या हो गया, केश और लोम। मज्जा का मल क्या हो गया, त्वचा का स्नेह, अक्षी व पुरुष का स्नेह। ठीक है, तो ये जो धातुएं हैं इनके मल भी अपन को यहाँ पे याद रखने हैं। ये एमसीक्यू में पूछा जाता है कि कौन सी धातु का कौन सा मल है। जैसे कि रस का क्या हो गया, कफ, रक्त का पित्त, मांस का कान, नाक आदि छिद्रों का मल, मेद का स्वेद, अस्थि का केश और लोम, मज्जा का त्वचा और स्नेह का अक्षी पुरुष का ये जो वो है मल है। ठीक है, फिर अपन देखते हैं एक अपना मेन टॉपिक है कौन सा, पंच महाभूत। ठीक है, तो आपके जो कॉलेजेस में फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म लगते हैं उनमें भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और आपका संस्कृत का पेपर होता है उसमें भी पंच महाभूत पूछ लिया जाता है। आपका पदार्थ का पेपर होता है उसमें भी पूछ लिया जाता है, क्रिया शरीर में भी पूछ लिया जाता है, अष्टांग हृदय, कहीं भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंच महाभूत होते क्या हैं। ठीक है, तो अपन को ये याद रखना है, ये बेसिक चीज़ है, पंच महाभूत क्या होते हैं। तो अपन देखते हैं यहाँ पे कि पंच महाभूत होते क्या हैं। ठीक है, सर्व द्रव्यम पंचभौतिकम अस्मिन अर्थे, मतलब जो सभी द्रव्य हैं वो क्या होते हैं, पंचभौतिक होते हैं। मतलब हर कोई वस्तु जो होती है, कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़, कुछ भी होता है वो किससे मिलके बना होता है, 5 महाभूतों से। अब वो 5 महाभूत कौन कौन से होते हैं, वो कौन से होते हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ये 5 चीज़ें, इनसे बनकर ये अपनी जो संसार में कोई भी वस्तु है वो मिलकर बनी होती है। ठीक है, सत्व, रज, तम, इन तीनों के सदृश ही पंच महाभूत के गुण एक साथ एक द्रव्य में पाए जाते हैं। कोई भी द्रव्य होता है वो किससे मिलके बना होता है, पंच महाभूत से। ठीक है, तो सभी पदार्थों को पंच महाभूतों से उत्पन्न माना गया है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि सभी चीज़ें क्या होती हैं, पंच महाभौतिक। ठीक है, फिर अपन इसमें बहुत बार पूछ लिया जाता है कि महाभूत
पंच महाभूत क्या होता है वो तो आपने बता दिया कि सर्वधर्म पंचभौतिकम अस्मिन् अर्थे। तो जो भूत होता है वो क्या होता है, तो नित्यत्वे स इति गुणवत् समवायी कारणतम भूतवम, मतलब जो नित्य रूप से होता है जिसमें गुण समवायी गुण और कारण क्या होते हैं, समवायी संबंध से होते हैं, उसी को यहाँ पे क्या बोला गया है, भूत बोला गया है। ठीक है, तो आपको ये जो टेबल है ये आपको ध्यान रखनी है, आपको याद कर लेनी है कि जो पंच महाभूतों की उत्पत्ति होती है वो किस प्रकार से हो रही है। अव्यक्त मतलब जो प्रकृति है, सबसे पहले प्रकृति बनी, ठीक है, फिर उससे क्या बना, महत बुद्धि, बुद्धि बनी, फिर उसमें 3 चीज़ों में डिवाइड हो गए, कौन से, सत्व रज और तम। यहाँ पे सत्व क्या बोला इन्होंने, वैकारिक, जो राजसिक है उसी को क्या बोला है, तेजस, और जो तामसिक है उसी को क्या बोला है, भूतादि। ठीक है, अब जो यहाँ पे एक चीज़ है कि जो अपना एकादश इंद्रियाँ होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं और वो किससे मिलके बनी होती हैं, जो एकादश इंद्रियाँ वो किससे मिलके बनी है, सत्व और रज, सत्व और रज से मिलके कौन सी बनी है, एकादश इंद्रियाँ। अब एकादश इंद्रियाँ भी कौन सी होगी, 5 तो ज्ञानेंद्रियाँ और 5 कर्मेंद्रियाँ। अपन आगे देखेंगे कि ज्ञानेंद्रियाँ कौन सी होती हैं और कर्मेंद्रियाँ कौन सी होती हैं। और एक क्या हो गया अपना मन, जिसको उभय इंद्रिय बोला है। उभय इंद्रिय क्यों, ये ज्ञानेंद्रिय भी होता है और कर्म इंद्रिय भी होता है, इसलिए इसको उभय इंद्रिय बोला है। ठीक है, तो एकादश इंद्रियाँ किससे मिलके बनी है, सत्व और रज। ठीक है, इससे मिलके क्या बन गई, एकादश इंद्रियाँ। एकादश कौन सी, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ और एक अपना मन। ठीक है, फिर अपना जो ये जो होती है पंच तन्मात्राएं, जो अपन ने महाभूत देखे थे, कौन से, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ठीक है, अब इनके भी क्या होती है, इनकी तन्मात्रा होती हैं, कौन सी, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये जो होती है इनकी क्या होती है, 5 तन्मात्राएं होती हैं। ठीक है, इन तन्मात्राओं से ही क्या बनते हैं, पंच महाभूत। कौन से, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। तो ये अपन को याद रखना है कि पंच महाभूत किससे मिले, पंच तन्मात्राओं से, और पंच तन्मात्राएं किससे मिलके बनी है, तम और रज से। ठीक है, तो ये जो फ्लो चार्ट है ये वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट है, जो अपन को पंच महाभूत लिखने का आता है, तो अपन को ये चार्ट में बनाना है कि पंच महाभूतों की उत्पत्ति कैसे हुई है। ठीक है, पहले अव्यक्त बना, अव्यक्त से महत, महत से 3 चीज़ें बनी, सत्व रज और तम। सत्व और रज से मिलके क्या बनी, एकादश इंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ और एक अपना मन। और बाद में तम और रज से क्या बनी, पहले पंच तन्मात्रा, और पंच तन्मात्राओं से क्या बने अपने पंच महाभूत। ठीक है, अब जैसे कि अपन ने ये बता दिया यहाँ पे कि शब्द तन्मात्रा से किसकी उत्पत्ति होती है, शब्द गुण की, क्योंकि वो किस में होता है, आकाश महाभूत में होता है। शब्द और स्पर्श से किसकी हो गई, वायु की। एक एक अपन को ऐड करते जाना है, जैसे आकाश, आकाश के बाद क्या आ गया, शब्द, और स्पर्श किसका हो गया, वायु का गुण हो गया। ठीक है, अब अग्नि होती है, अग्नि में शब्द और स्पर्श तो दोनों ऊपर वाले ही हैं, रूप क्या हो गया, अग्नि का गुण हो गया। वैसे ही जल, जल का क्या होता है, रस। पृथ्वी, पृथ्वी का गुण क्या होता है, गंध। तो ये अपन को यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, कि कौन से महाभूत का कौन सा गुण होता है। ठीक है, फिर अपन को यहाँ पे ये भी दिया गया है कि कौन से महाभूत के कौन से गुण और होते हैं, कि जो पृथ्वी महाभूत होती है उसमें कौन सा गुण पाया जाता है, खरत्व। मतलब जो अपनी पृथ्वी होती है वो कैसी होती है, खर होती है। ठीक है, जो अपना जल होता है, जल महाभूत में क्या होता है, द्रवत्व। ये भी एमसीक्यू में पूछा जाता है बहुत बार कि जो पृथ्वी महाभूत होता है, खरत्व किसका गुण है, पृथ्वी महाभूत का। द्रवत्व किसका है, जल का। जो अपनी वायु होती है वो क्या होती है, चलत्व होती है, मतलब चलायमान होती है। जो द्रव होता है मतलब लिक्विड। ठीक है, जो अग्नि होती है उसमें क्या पाई जाती है, उष्णता, इसलिए उसको उष्णत्व माना जाता है। आकाश, आकाश को क्या माना है, अप्रतिघात, मतलब बाधा रहित। उसमें आकाश जो होता है वो क्या होता है, उसमें कोई बाधा नहीं होती, तो वो क्या होता है, बाधा रहित। तो ये एमसीक्यू पूछा जाता है कि अप्रतिघात किसका गुण है, तो अप्रतिघात किसका है, आकाश का गुण है। तो आपको ये यहाँ पे याद रखना है, अगर पंच महाभूत आता है तो आपको वो पूरी चीज़ें लिखनी है। ठीक है, कि कौन कौन से गुण होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें उसमें पाई जाती हैं। ठीक है, यही चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं कि कौन कौन से महाभूत में कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे पाई जा रही हैं। ठीक है, जैसे कि पृथ्वी के क्या क्या गुण हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें, जैसे कि पृथ्वी होती है, आकाश महाभूत क्या होता है, मृत्यु होता है, लघु होता है, सूक्ष्म होता है, संलक्षण होता है। ये नॉर्मल सी चीज़ें ये आपको अपने हर चीज़ पे पढ़ रखी होंगी कि जो वायु होती है वो क्या होती है, सूक्ष्म होती है, लघु होती है, रुक्ष होती है, विशद होती है। ठीक है,
ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि जल महाभूत क्या होता है, द्रव होता है, स्निग्ध होता है, मृदु, पिच्छल, पृथ्वी खर होती है, उसमें कठिन, मृदु, स्थिर, सांद्र, विशद, ये सारे क्या होते हैं, उसमें गुण होते हैं। ठीक है, तो आपको अगर पंच महाभूत अगर आपके 5 नंबर में आता है तो आपको ये सारी चीज़ें लिखनी है कि पहले तो पंच महाभूत क्या होता है कि सर्वद्रव्यम पंचभौतिकम अस्मिन् इनर्थे, जो सभी द्रव्य हैं वो किससे मिलके बने हैं, पंच महाभूतों से मिलकर बने हैं। ठीक है, फिर अपन को बता देना कि पंच महाभूत कौन से होते हैं। ठीक है, फिर अपन को ये टेबल बता देनी है कि सबसे पहले क्या बना, अव्यक्त, फिर महत, बुद्धि। ठीक है, फिर पंच तन्मात्राएं बनी, पंच तन्मात्राओं से क्या बने, पंच महाभूत बने। ठीक है, फिर 5 जो एकादश इंद्रियां होती हैं वो कौन कौन सी होती है, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और एक उभय इंद्रिय जो क्या होती है, मन होता है। ठीक है, फिर इसके अपन को गुण लिख देने हैं कि पृथ्वी में खरत्व होता है, जल में द्रवत्व होता है, अग्नि में उष्णता होता है। ठीक है, ये सब कुछ लिख देना है। फिर लास्ट में आप एक एक दो दो इनके गुण लिख देना कि इसमें शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनकी 5 तन्मात्राएं जो मेन इनके कारण होते हैं। और आकाश महाभूत में क्या क्या होता है, पृथ्वी महाभूत कुरु, कठिन, मंद, विस्तीर्ण, वैसे ही जल महाभूत का। ठीक है, तो इसमें आपके मोर देन सफिशिएंट 5 मार्क्स से ज़्यादा आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये जो पंच महाभूत का क्वेश्चन है ये 5 मार्क्स में पूछा जाता है और ये किसी भी सब्जेक्ट में पूछा जाता है आपसे, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पंच महाभूत। ठीक है, तो आप अपन यहाँ आज यहीं तक कंटिन्यू करते हैं और आपको ऐसे ही हर टॉपिक के अनुसार आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम बताते रहेंगे। ठीक है, अगर आपको हमारा पढ़ाया समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू डॉक्टर्स।